बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 37 करेंगे जो कि हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, डाटा को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नंबर एक, टेबल की फॉर्म में। नंबर टू, ग्राफिकली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेबल की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को जानने से पहले हम देखते हैं किसी टेबल, जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट है, लेट्स सपोज हमारे पास 5 या 10 स्टूडेंट्स की हाइट आ जाए, उसका टेबल हमारा बनाना हमारे लिए इजी होगा। लेकिन अगर हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाए 100,000 या इससे भी ज्यादा, तो उनकी हाइट का टेबल बनाना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत लेंथी और बहुत लॉन्ग टेबल बन जाएगा। तो उसके लिए हमने फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो जो टेबल होता है ना, हमारे पास जो वैल्यूज होती हैं उसको हम डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये देखेंगे कि 4.5 से लेकर 5 जो वैल्यू है, इतने हमारे पास कितने लोगों की हाइट है, हम उसको एक टेबल में लिख देते हैं, एक वो लिख लेते हैं इकट्ठा। उसके बाद हम 5 से 5.5 का लिख लेंगे अलग से, और एंड सो ऑन। तो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी तो वहां पर बताया होगा, जैसे 4.5 ऐसे दी होगी। तो हम देख लेंगे कि हमारे पास 4.5 से 5 तक हाइट, अगर हम हाइट की बात करें, इतनी हाइट्स में कितने स्टूडेंट है, सबको हम लिख लेंगे इकट्ठा करके, एंड सो ऑन, ठीक है। हम इसको समझने के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास है यहाँ पर हाइट रेंज, हाइट गिवन है स्टूडेंट की, हमारे पास 4.5 to 5 फीट जिनकी हाइट है, उनके हमारे पास टोटल बचे हैं 25। हमने कैसे देखा, हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, उससे हमने ये वैल्यूज पुट कर ली। तो फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मेथड बहुत इजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब पहली वैल्यू को एज इट इज वैसे का वैसा ही लिख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ 25 है, यहाँ हमारे पास 25 ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जब हम इसका सेकंड लिखेंगे, हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड में ऐड करके जो जहां वैल्यू आएगी वो लिखेंगे। जब हम फर्स्ट को सेकंड में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 25 प्लस 35। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 60। देखो क्या आ गया, हमने फर्स्ट को सेकंड में ऐड किया और यहां लिख दिया। अब जब हमने थर्ड लिखना है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में थर्ड ऐसे कराएंगे, सेकंड को थर्ड में ऐड करके जो वैल्यू आएगा उसको, तो 60 प्लस 29 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 89। तो यहां हम लिख देंगे 89। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, जब हमने इसे नेक्स्ट फाइंड करना है तो पीछे वाले को उसमें ऐड करते जाना है। तो 89 को जब हमने 11 में ऐड किया हमारे पास आ गया 100, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने ऐसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली और आप सबको समझ आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे करनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाती है स्टूडेंट्स। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर जहां लफ्ज आएगा ना रिलेटिव, उसका मतलब ये होता है हमारे पास आता है, अगर फ्रीक्वेंसी है तो हमने फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसीज पे डिवाइड कर देना है। अगर हमारे पास क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम टोटल फ्रीक्वेंसीज पर ऐड कर देंगे। तो अगर हम फ्रीक्वेंसीज टोटल को ऐड करें तो हमारे पास आता है 100, ठीक है स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उस फ्रीक्वेंसी को टोटल पर डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर 25 था, 25 को हमने टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 थी, तो 100 पर डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.25। इसी तरह हम 35 है, इसको भी टोटल वैल्यूज पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.35। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 0.29 एंड नेक्स्ट 0.11। ये स्टूडेंट मेथड था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि हमारे पास जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज थी इसको हमने डिवाइड करना है टोटल के ऊपर, ठीक है। 25 को जब हम डिवाइड करेंगे 100 के ऊपर तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.25। नेक्स्ट, जब हमारे पास आ जाएगा 35, सॉरी हमारे पास यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 है, तो 65 को जब हम 100 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.6। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 89, तो जब हम 89 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.89। एंड नेक्स्ट, जब 100 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.00 भी लिखा जा सकता है या 1 जस्ट भी लिख दें तो फिर भी हमारा आंसर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी में क्वेश्चन में गिवन होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मेथड ये है कि फर्स्ट में सेकंड को ऐड करके लिखेंगे, फिर सेकंड में थर्ड को ऐड करके एंड सो ऑन चलता जाएगा।
और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मेथड क्या है, हमने फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है उसको टोटल फ्रीक्वेंसीज पर डिवाइड कर देंगे। तो टोटल हमारे पास 100 थी, हमने फ्रीक्वेंसी को टोटल पर डिवाइड कर दिया। क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का मेथड क्या है, हम क्या करते हैं, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसको हम टोटल फ्रीक्वेंसीज पर डिवाइड करते हैं, हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम क्यूमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करने का हमारे पास सबसे पहले फार्मूला से पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की डेफिनेशन होती है द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास ओवर क्लास विड्थ। क्लास विड्थ भी कह सकते हैं, क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं, मतलब ये एक क्लास में कितने हम क्या करते हैं, ये हमारे पास इसकी हाई लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। तो हायर लिमिट में से लोअर लिमिट के जब हम माइनस करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास उसकी क्लास की विड्थ कहलाएगी। ठीक है, तो मैंने इसी को एक और हमारे पास इसी के जैसा क्वेश्चन था जो कि आपके हैंडआउट्स में गिवन था, मैंने उसी को लिखा है। हमारे पास एग्जांपल ये थी कि 5.9 टू मतलब हमारे पास है 5.4 टू 5 एंड 5.9 टू 5, तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी मींस अगर हम वैसे लिखते हैं इसको लिखते हैं 5.5, इसे लिखना था 60 और यहाँ लिखना 61 एंड सो ऑन। ठीक है, अब क्या किया हमने, अब यहाँ पर ना वो उसे कहते हैं डिस्क्रीट, हमने लिखना यहाँ चाहिए मैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहते हैं उसी के साथ जो फर्स्ट वैल्यू वही यहाँ आए। ठीक है, क्या करते हैं हम, हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू लोअर लिमिट होती है उसमें से हम 0.5 माइनस कर देते हैं और जो हमारे पास हायर लिमिट होती है उसमें 0.5 ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास 59 आना था, यहाँ पर 60 आना था, तो देखो स्टेप बन गया। तो मतलब 59 और 60 के दरमियान वाली वैल्यूज यहाँ पर रह जा रही थी, हमने क्या किया कंटिन्यूअस के फॉर्म में लिखा, तो क्या बन गया 59.5 ऐड किया, यहाँ से माइनस किया तो हमारे पास ये वाला सेम होगा। इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस, हमारे पास क्लास इंटरवल आ गया। अब इसके हमारे पास क्लास विड्थ क्या है, क्लास विड्थ मतलब इसमें हमारे पास हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हम क्या करेंगे, हायर लिमिट हमारे पास है 59.5 माइनस 54.5, तो ये हमारे पास बनता है 5। तो हमारे पास इसकी क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल आ गया 5 एंड सो ऑन। बाकी सबका फाइंड करेंगे क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है, इसकी डिफरेंट भी हो सकती है क्लास विड्थ, लेकिन यहाँ हमारे पास सब सेम है तो सबका क्लास विड्थ हमारे पास सेम आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5 एंड ये भी 5। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला मैंने पहले बता दिया कि रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाय या रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्लास विड्थ। कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी को हमने क्लास विड्थ पे डिवाइड करना है, तो जब हम 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी डिवाइडिंग बाय क्लास विड्थ या क्लास इंटरवल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.1/5 इज इक्वल टू 0.2। एंड इसी तरह हमारे पास सेकंड क्या था 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। थर्ड भी हमारे पास 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। 4 है, 3 को 5 पे डिवाइड करेंगे, तो जब 3 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 3 को 5 पे डिवाइड करने से हमारे पास आता है 0.6 और इसी तरह 1 को 5 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास फिर से 0.2 आ गया। तो ये स्टूडेंट हमारा था फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करने का मेथड। तो उम्मीद है आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करने का मेथड भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ, ग्राफ कैसे होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ग्राफ है उसमें हमारे पास है बार चार्ट। बार चार्ट हमारे पास किस फॉर्म में होता है, या सपोज हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो ये हमारे पास लेट्स सपोज एक इस तरह का जो डाटा होगा उसे हम कहते हैं बार चार्ट। लेट्स सपोज हमारे पास कोई तादाद थी कि यहाँ पर हमारे पास एक खास जगह पे फीमेल्स कितनी है एंड मेल्स कितने हैं, तो ये हमने उसका बार चार्ट ड्रा कर दिया, जिससे हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास जो फीमेल ज्यादा है और मेल कम है। इसमें हम साथ यहाँ पर एक इंटरवल लिख देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास लेट 100 है, इसका मतलब 200 एंड ये 300 400 एंड 500। तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि जो हमारे पास मेल है ऑलमोस्ट 300 और जो फीमेल्स हैं ऑलमोस्ट 500 हैं। ये कहते हैं बार चार्ट, इसे हम क्या पढ़ते हैं बार चार्ट। लेकिन अगर हमारे पास बार चार्ट इस फॉर्म में आ जाए कि ऐसे हमारे पास कंटिन्यूस ही है, हमारे पास ये लाइन रहा है, इसके साथ एक और भी है और यहाँ पर एक हमारे पास एक और इसके साथ मिल गया, तो इस टाइप का जो हमारे पास बार चार्ट होता है तो कंटिन्यूस हो, मतलब जारी हो, जिसमें कोई कट ना हो, दरम्यान में स्पेस ना हो, कंटिन्यूसली है, तो ऐसे बार चार्ट को हम पढ़ते हैं हिस्टोग्राम। ऐसे बार चार्ट को क्या कहते हैं हिस्टोग्राम। इसके अलावा और भी बहुत से मेथड्स हैं ग्राफिकली। जी स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक और फॉर्म है उसे हम कहते हैं सर्कल ग्राफ। सर्कल ग्राफ में क्या करते हैं, हमारे पास पहले हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक टेबल ड्रा करते हैं। टेबल में क्या कुछ होता है, लेट्स सपोज हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो लोग बजाते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास गिटार है, वायलिन है, कीबोर्ड है एंड ड्रम है
और हमारे पास रिकॉर्डर है। तो हम क्या किया, जो हमारे पास गिटार है वो 35 लोग बजा रहे हैं, जो हमारे पास वॉयलिन है वो 10 लोग हैं, जो कीबोर्ड है वो 25, ड्रम हमारे पास 5 और रिकॉर्डर हमारे पास 15 लोग बजा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, टोटल हमारे पास ये 90 लोग हैं। हमने सबसे पहले फाइंड करना है इसका एंगल कितना होगा। एंगल हमारे पास जानते हैं कि जो हमारे पास सर्कल होता है, सर्कल का जो हमारे पास टोटल एंगल होता है वो हमारे पास 360 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब हम इसका एंगल कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला ये होता है, हमारे पास जो उसमें अवेलेबल पीपल जो हमारे पास उसकी होगी वो ओवर टोटल, मतलब 35/90 मल्टीप्लाई बाय 360। हम क्या करेंगे, 35/90 मल्टीप्लाई बाय 360 जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 140। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हम बाकी भी फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसकी परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जो हमारे पास गिवन एंगल होगा जैसे 140 है उसको डिवाइड करेंगे टोटल एंगल पे, तो 140/360 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो 140/360 मल्टीप्लाई बाय 100 और जब ने किया हमारे पास आ गया 39%। नेक्स्ट हमारे पास 11%, 28% और इसी तरह क्या करना है, फार्मूले आपने इसके याद रखने हैं। हमारे पास एंगल फाइंड करने का फार्मूला ये होता है, गिवन वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360। और इसी तरह हमारे पास एंगल फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास पता लग गया। परसेंटेज फाइंड कैसे करेंगे, गिवन एंगल ओवर टोटल एंगल मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने इसका भी फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब ये फाइंड करने के बाद हम सर्कल ड्रा करते हैं। सर्कल ड्रा कैसे करते हैं, 35 मतलब 9% हमारे पास थे गिटार बजाने वाले, तो 39% लोग गिटार है। और इस समय से ये नजर आ रहा है कि कौन से लोग कितने हैं और हमारे पास ज्यादा कौन सा काम हो रहा है और कम कौन सा काम हो रहा है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास लेक्चर नंबर 37 था। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ गया होगा।